Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram and now अब हम एक दूसरे पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी तक सेंट्रल इस्लामिक लैंड यानी जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, चैप्टर 4, इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड में पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम बातें कर रहे थे, ठीक है, और खलीफाओं के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है, उनके वॉर एक्सपीडिशंस के बारे में बातें कर रहे थे, सुल्तानों के बारे में बातें कर रहे थे, क्रूसेड्स के बारे में हमने बातें की, जिहाद के बारे में हमने बातें करी। यानी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, बैटल, इन्हीं के आसपास हमारी लड़ाई जो है वो घूम रही थी। लेकिन सेंट्रल इस्लामिक लैंड में किस तरीके का कल्चर था, कैसे सुल्तान, खलीफा अपनी रेवेन्यू जो है, अपनी जो टैक्सेशंस हैं उनको गेन करता था, इकोनॉमी कैसे रन करती थी उस एरिया में, ठीक है ना। तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता था उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद एग्रीकल्चर का क्या रोल था उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, किस तरीके के टैक्सेस लगते थे एग्रीकल्चर में, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। फिर अर्बनाइजेशन, किस तरीके का शहरीकरण, किस तरीके के शहर, सिटीज़ डेवलप हुए थे, ठीक है। टाउन्स और विलेजेस में क्या कनेक्शन था, किस तरीके से एक दूसरे की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते थे, किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी थी टाउन्स और अर्बनाइजेशंस में, और इसके साथ साथ ट्रेड जो लोकल लेवल पर और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स की बातें करेंगे। तो कुल मिला के अब आप एक दूसरे एस्पेक्ट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मेरी जो कहानी है ना शुरुआत में ही, कि अब हम एक दूसरा एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश होने के बाद में, है ना, यानी किस तरीके का सिस्टम था। तो आम लोगों से जुड़ी चीजें भी जो है वो यहां पर आपको दिखेंगी। शुरू करते हैं फिर इन न्यूली कॉन्कर्ड लैंड, ये जो नए जीते गए क्षेत्र थे, क्योंकि इसके पहले, है ना, जब हमने अरब की कहानी शुरू की थी और अरब में हमने एक्सपांशन की कहानी शुरू की थी, तो आपको याद होगा उस ज़माने में, उस टाइम पर, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ट्रेड होता था, ट्रेड इतने बड़े लेवल पे नहीं था, ठीक है, आय के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। तो आपको याद होगा उन शुरुआती वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एक्सपांशन जो शुरू की गई खलीफाओं के द्वारा, उसमें एक रीज़न ही यही था कि उम्मा को सस्टेन करना है तो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा, तो उसको कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। इसलिए एक्सपांशन किए, वॉर एक्सपीडिशंस किए, युद्ध लड़े गए, जिससे जो बड़े अमाउंट में वेल्थ मिला उससे आगे सस्टेन किया गया राज्यों को। तो इकोनॉमी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो जो नए नए राज्य जीते जा रहे थे उनमें खेती जो है, एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, क्योंकि उस क्षेत्र में जब आप देखोगे तो जब अरब से आप आगे निकलोगे तो अरब का जो मुख्य क्षेत्र है वो डेजर्ट वाला इलाका हो गया, वहां पर ट्रेड जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इलाका जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, पूरा इलाका एग्रीकल्चरल लैंड तो है नहीं, उस जमाने में तो और ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब आप जैसे 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 आसपास के इलाकों में जाओगे, रिवर वैलीज वाले इलाकों में जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक फर्टाइल लैंड मिलेगी। और जब आप फर्टाइल लैंड पे जाओगे तो एग्रीकल्चर आपके पास एकमात्र ऑक्यूपेशन रहेगा। तो नए जीते गए शहरों में, नई जीती गई भूमियों में, ज़मीनों में कृषि ही एकमात्र महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन हुआ करता था। लैंड वाज ओन्ड बाय स्मॉल एंड बिग पीजेंट्स, ठीक है। तो एज यूजुअल पैटर्न जो हम देख रहे हैं कोई बहुत अलग नहीं है। अलग क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर यही तो होता है कि खेती की जो ज़मीन होती है या तो वो छोटे कामगारों या छोटे किसानों के पास होती है, या बड़े किसानों के पास, लैंडलॉर्ड्स जैसे जो लोग होते हैं उनके पास होती है, जिन्हें आप आम भाषा में ज़मींदार कहते हैं। इसके अलावा इन सम केसेस बाय द स्टेट, कुछ ज़मीन राज्य के द्वारा भी क्या होती थी, कंट्रोल की जाती थी या होल्ड की जाती थी, ठीक है। तो ये होता भी है लगभग हर किंगडम में, आप देखोगे, ठीक है, कि मान लीजिए ये पूरा इलाका हो गया, तो इस इलाके की हर एक ऐसा शेयर होगा, लगभग हर राज्य में एक ऐसा शेयर होगा जो उस क्षेत्र के किंग, सुल्तान, राजा जो भी होंगे उनके थ्रू डोमिनेट किया जाएगा, ठीक है। तो जो लैंड थी, ज़मीन थी, वो छोटे और बड़े जो पीजेंट्स होते थे, किसान होते थे, उनके आसपास या उनके मालिकाना हक में होती थी, या फिर राज्य का नियंत्रण होता था उस ज़मीन में। लार्ज यूनिट्स कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स इन ईरान एंड इराक,
ईरान और इराक के जो क्षेत्र हैं स्पेशली, यहाँ पर जो ज़मीनों में खेती होती थी, कल्टीवेशन होता था, ये अपेक्षाकृत बाकी क्षेत्रों से बड़े होते थे। यानी अगर आप फार्म साइज का कंपैरिजन करेंगे तो फार्म साइज यहाँ पर बड़े हैं काफ़ी दूसरे क्षेत्रों की तुलना में, और ये एक यूनिक चीज़ होती है। देखो, फार्म साइज का बड़ा होने का मतलब ये है, जैसे अमूमन आप छोटे छोटे फार्म साइज की बात कर लो, गाँव में जाके देखोगे तो छोटे छोटे खेत होते हैं जो इस तरीके से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। एक बीच में लाइन होती है, ठीक है, दो खेतों के बीच में, एक तरफ एक पर्सन ए का खेत, दूसरी तरफ पर्सन बी का खेत हो गया, ठीक है। अब इन्हीं में वो प्रोडक्टिविटी करेंगे जो भी उगाएंगे, लेकिन चारों खेत एक ही पर्सन का हो जाए तो प्रोडक्टिविटी में कुछ ना कुछ इजाफा तो हो ही जाएगा। तो बड़े खेत या फार्म साइज का बड़ा होना सिंपल सी चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। चलिए, सो लार्ज यूनिट्स कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स इन ईरान एंड इराक। ईरान और इराक के जो कृषि करने वाले लोग थे, जो किसान थे, ये एक बड़े खेती या खेतों में काम करते थे या बड़े खेतों में प्रोडक्शन या कल्टीवेशन करते थे। इन ससानियन एंड इस्लामिक पीरियड्स स्टेट ओनर कलेक्टेड टैक्सेस। तो ससानियन यानी कि ईरान का जो साम्राज्य है, इसके बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, हमने बैजेंटाइन और ससानियन कई बार ये शब्द सुने हैं अभी तक के वीडियोस में, ठीक है। तो जो ससानियन साम्राज्य है, ठीक है, जिसको बाद में हमारे अरब जो आर्मीज हैं इन्होंने कब्जा कर लिया, तो ससानियन और इस्लामिक पीरियड्स दोनों समय कालों में स्टेट ऑनर यानी जो बड़े जमींदार के तरह के लोग होते थे, स्टेट ऑनर जिनके पास बड़ी भूमि होती थी, बड़ी संपत्तियां होती थी, ऐसे मालिक जो लोग होते थे, ऐसे ही लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। यानी कुल मिला के आप कह दें तो जो निम्न वर्ग किसान या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी करने वाला सेक्शन है, उनका भविष्य किनके हाथ में होता था? उनका भविष्य होता था स्टेट ऑनर्स के हाथ में। तो यही पैटर्न लगभग कॉमन चला आ रहा है। रोम में भी हमने देखा था, रोम में जो एग्रीकल्चरल सेटअप था, सिटीज़ का सेटअप था, रेवेन्यू कलेक्शन का सेटअप था, वो कैसे होता था? जो अपर क्लास होती थी उसी के थ्रू होता था, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस देखने में समझ में आ रहा हमें, ठीक है। तो जो बड़े वर्ग के लोग होते थे, उच्च वर्ग के लोग होते थे, स्टेट ओनर्स होते थे, ठीक है, कि यहाँ से लेके दूर दूर तक जो ज़मीन है इन्हीं के मालिकाना हक में आती है, ऐसे लोगों को अधिकार दिए जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के, टैक्स कलेक्ट करने के। लैंड वॉज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ विलेज इन द एरियाज मूव फ्रॉम पैस्टोरल टू सेटल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। तो ऐसे शहर या ऐसे क्षेत्र जो सीधे पहले से ही पूरी तरह से खेती में नहीं इन्वॉल्व हैं, अभी अभी पैस्टोरल से एग्रीकल्चर की तरफ गए हैं, ठीक है। जो नए नए गांव या मैं कहूँ नए नए कस्बे बने हैं गांव से, ठीक है। हमेशा अक्सर ऐसा होता है, देखिए डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है वो यही है, ठीक है ना, कि गांव जो है वो धीरे धीरे टाउन और टाउन जो है वो धीरे धीरे अर्बन एरियाज या सिटीज़ की तरफ डेवलप होते हैं। ये डिपेंड करता है वहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है वहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं उनके ऊपर, ये डिपेंड करता है वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर, और ये डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो क्षेत्र जो है वो प्रगति करता चला जाता है, डेवलपमेंट होता चला जाता है, ठीक है। एक गांव के लेवल पे ही मान लीजिए अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, बल्क में प्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है जब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लोगों की जो क्या कहेंगे लाइवलीहुड का लेवल है वो बढ़ेगा, जब उनके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, है ना, पैदावार हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है सरप्लस होगी, खाने से ज़्यादा होगी, उसको बेचेंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं सरप्लस कैपिटल आएगी तो जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होगा। लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा तो ज़रूरी थोड़ी कि वो गांव छोड़ के चले जाएंगे, गांव को ही शहर बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। यानी गांव के एक क्षेत्र में सारी सुविधाएं आ जाएंगी, है ना। फिर धीरे धीरे वो क्षेत्र डेवलप होना शुरू होगा, कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी वहाँ के आसपास सेटल होंगी क्योंकि वहाँ थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी होंगे, ठीक है। प्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज आसपास सेटल हो सकती हैं गांव के। तो गांव को धीरे धीरे एक शहरी इकोनॉमी में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र या ऐसी ज़मीनें, ठीक है, जो धीरे धीरे यानी कॉमन प्रॉपर्टीज गांव की जो धीरे धीरे पैस्टोरल से यानी खेती से या कहें पशुचारण से,
खेती की तरफ आएंगे, एग्रीकल्चरल सिस्टम में सेटल होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोग, ऐसी जगहों पर क्या होता था, जो ज़मीन होती थी वो गांव के लोगों की कॉमन प्रॉपर्टी होती थी। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है वो प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक कंबाइंड एरिया जो होता था वो पूरे विलेज का होता था कि सम्मिलित खेती करते थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये बहुत बड़े क्षेत्र नहीं होते थे, अभी ट्रांजिशन की फेज में है ये क्षेत्र। बिग स्टेट अबंडन्ड बाय देयर ओनर्स आफ्टर इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट वर हैंडेड ओवर टू मुस्लिम एलिट्स ऑफ एम्पायर, ठीक है। तो अक्सर विजय अभियानों के दौरान होता ये था कि जब युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग हैं जो जाने जाते हैं कि भाई ये तो दुश्मन राजा का बहुत बड़ा सपोर्टर था, है ना, या फिर ये पर्सन न्यूट्रल था, या फिर ये पर्सन हमारे सपोर्ट में है। तो इस तरीके के कई लोग रहते भी हैं, है ना, अलग अलग जगहों पर या उस जगह पर जहाँ पर आक्रमण हो रहा है। अब ऐसी जगहों पर जब कभी आक्रमण होते थे तो बड़े स्टेट के जो मालिक होते थे, अब मान लीजिए अपोजिशन पार्टी का निकल गया है ना, आक्रमण जिसका हुआ है उससे ज़्यादा ये मतलब फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखते हैं, है ना, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या कह दो कि, है ना, वो दुश्मनी वाला भाव है। तो उनको तो पता है कि अब हम रहेंगे तो नुकसान ही है हमारा, आगे चल के जी नहीं पाएंगे अच्छे से, तो ज़मीन छोड़ के निकल गए किसी दूसरे जगह पर कि कम से कम सुखी रहेंगे वहाँ, है ना। तो वो अपनी संपत्तियाँ छोड़ के चले जाते थे। बिग स्टेट्स अबंडन्ड बाय देयर ओनर्स, जो उनके मालिकों द्वारा बड़े बड़े स्टेट छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। ऐसे जगहों पर जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हो जाती थी, ठीक है, उन क्षेत्रों को जीत लिया जाता था, तो ऐसी जगहों को ज़्यादातर खलीफा जो है किनको सौंप देता था, मुस्लिम एलिट्स को सौंप देता था। साम्राज्य के जो धनी वर्ग, उच्च वर्ग, परिवार के लोग, ऐसे लोग होते थे, इनको सौंप दिया जाता था। ज़्यादातर केसेस में ये क्या होता था, खलीफा के परिवार के सदस्य वगैरह जो होते थे, इनको ये ज़मीनें मिल जाती थी कि भाई आप अब इनमें एंजॉय करिए आगे, ठीक है। सो मुस्लिम एलिट्स ऑफ एम्पायर विल बी ग्रांटेड, ठीक है, उनको ग्रांट कर दिया जाएगा। खराज टैक्स वैरी फ्रॉम 1/5 to 10th of the produce of according to conditions of the cultivation। खराज एक प्रकार का टैक्स होता था, एक प्रकार का कर है, ये ध्यान रखिएगा, खराज टैक्स, ठीक है, जो कि उपज के 5वें या 10वें हिस्से के आसपास या इसी के बीच का होता था ये, ठीक है। जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था उसमें ये खराज टैक्स लिया जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी टैक्सेशन से रिलेटेड डिस्कशन जारी है हमारा। चलिए, लैंड हेल्ड बाय मुस्लिम्स, इन द लैंड हेल्ड बाय द मुस्लिम्स द टैक्स लेवी वाज 1/10, ठीक है, इसे हम उश्र कहते थे। जो 1/10 टैक्स लिया जाता था टोटल प्रोडक्शन का, ठीक है, इसे हम क्या कहते थे, उश्र कहते थे। यानी उन सारे क्षेत्रों में ऐसी जमीन जिनका मालिकाना हक मुस्लिम व्यक्तियों के पास है, एक व्यक्ति किसान है, मुस्लिम है, और उसका एक खेत है, एक ज़मीन का हिस्सा है, उसमें से जितना भी प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का 1/10 हिस्सा, 1/10 जो 10th पार्ट है इसका उसको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन मुस्लिम स्टेट टू स्टार्टेड टू कन्वर्ट टू इस्लाम टू पे लोअर टैक्सेस। अब टैक्स में देखेंगे थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थी इस्लाम में, वहाँ पे या सेंट्रल इस्लामिक लैंड में हम देखें तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है। डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस का मतलब है कि थोड़ा सा टैक्स का सिस्टम भेदभावपूर्ण था। भेदभावपूर्ण का अर्थ ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत में ये भी है कि भाई हम इस धर्म के हैं और उस धर्म का ही जो व्यक्ति है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड है इसमें जो पूरी आइडेंटिटी है वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, हर चीज़ में रिलीजन ही आवी है। धीरे धीरे करके रिलीजन क्या हो जाएगा, रिलीजन सेकेंडरी होगा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ट्रेड ये ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाएंगे, ये ज़्यादा प्रेफरेंस में आ जाएंगे। रिलीजन सिर्फ आइडेंटिटी के लिए रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि शुरुआत में जो मुस्लिम लोग हैं उनको कम टैक्सेस पे करने होते थे, जबकि दूसरे धर्म के या अदर रिलीजन्स के जो लोग हैं इनकी टैक्स की जो दर होती थी कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में इस टैक्सेशन से बचने के लिए क्या करते थे, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं इन्होंने अपने आप को भी इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया ताकि इनको भी कर की कम दर अदायगी करनी पड़े, कम टैक्स देना पड़े, ठीक है। टू एड्रेस दिस, अब ऑब्वियस सी बात है, वो कहावत है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो जब खलीफा को पता चला, न्यूज़ पहुंची उसके पास कि आजकल जो है वो ज़्यादातर लोग इस्लाम में आ रहे हैं, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, ताकि उन्हें कहीं ना कहीं कम टैक्सेस देना पड़े।
ठीक है। तो खलीफा को कहा ये तो बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, है ना, यानी कि आउट ऑफ फेथ थोड़ी आ रहे हैं, ये तो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं टैक्स बच जाए। सो टू एड्रेस दिस द कैलिफ फर्स्ट डिस्करेज द कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन को, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण को खलीफा ने क्या किया, हतोत्साहित किया, डिस्करेज किया उसको, डिमोटिवेट किया उसको। और बाद में जब देखा कि नहीं होगा इससे, है ना, बहुत ज्यादा भाई लोग जा ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्सेशन सिस्टम का ऐसा स्ट्रक्चरिंग ही किया गया है, टैक्स स्ट्रक्चरिंग ही ऐसी है कि लोग जा रहे हैं उधर। तो उसने कहा भाई ऐसा है कि हिंदू हो या मुस्लिम सब बराबर हैं हमारे, ठीक है। सो लेटर अडॉप्टेड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन। अब आप चाहे कोई भी रहिए, अब आप चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, आपको टैक्स बराबर देना पड़ेगा, क्योंकि खलीफा का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है टैक्स। तो चाहे कोई भी हो, है ना, टैक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हम, ठीक है। From 10th century, state authorized officials to claim salaries from agricultural revenue of territories, जिसे इक्ता कहा जाता था, इक्तान नहीं, इक्ता, IQTA, युक्त इक्ता, ठीक है। तो ये इक्ता सिस्टम बहुत मजेदार चीज है, आपने शायद पहले भी इतिहास में इक्ता का नाम सुना ही होगा, खासकर मिडेवियल एरा में। तो जो इक्ता सिस्टम होता था, इसमें है क्या कि देखो क्या होता था, 10वीं शताब्दी के आसपास सेंट्रल इस्लामिक लैंड में ये प्रैक्टिस शुरू होगी, और आगे जाके आप देखोगे कि 10th सेंचुरी से ये प्रैक्टिस फिर बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी, 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक आगे भारत में भी इल्तुतमिश वगैरह जो सुल्तान बन रहे हैं वो एकता सिस्टम को यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस यहां से शुरू हो रही है, खलीफा शुरुआत कर रहा है। तो खलीफा करता क्या था, ऑथराइज करता था अपने अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को, कि वो अपनी जो सैलरी है वो कहां से लें, जो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उन क्षेत्रों से जहां पर वो शासन करते हैं, शासन का मतलब जहां पर वो गवर्न करते हैं, ठीक है। थोड़ा और इजी शब्दों में समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एकता कंसोलिडेट हो जाए, एकता का कंसेप्ट बन जाए। मान लीजिए एक क्षेत्र हो गया, एक क्षेत्र पे खलीफा ने पर्सन ए को अपॉइंट किया है, ठीक है, या फिर चलिए थोड़ा सा और इसको अपन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनाइज कर लें। अब मान लीजिए ये एक क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब यहां पर चारों पार्ट में ABCD में 4 लोग अपॉइंट हो गए, एक्स वाई, ठीक है, W X Y और Z, फिर अल्फाबेट ही हमारा कम पड़ जाएगा। सो WXYZ 4 लोग हो गए, ये 4 गवर्नर्स हो गए, 4 अथॉरिटीज हो गई जो अपॉइंटेड की गई हैं यहां पे, ठीक है। चलिए, तो इनका काम क्या है, यहां पे लॉ एंड ऑर्डर देखना प्लेस ए में, साथ ही खलीफा के जो भी ऑर्डर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करना, और साथ में यहां पे से रेवेन्यू कलेक्ट करना, जितनी भी खेती होती है उससे जो टैक्स मिल रहा है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। तो टैक्सेशन कलेक्शन W जो है वो A से करेगा, ठीक है, X जो है वो B से करेगा, Y जो है वो C से करेगा, और Z जो है वो D क्षेत्र से करेगा। तो इनको जो भी रेवेन्यू मिलता है आउट ऑफ पूरा, ठीक है ना, उसी में से, उस टोटल रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा अपनी सैलरी के तौर पे रख लो भाई। तुम्हारा यही जो इनकम है वो, यानी तुम्हारी जो सैलरी है वो आउट ऑफ दैट रेवेन्यू, उसी रेवेन्यू से होगी, बाकी का रेवेन्यू किसके पास भेज दो, खलीफा के पास भेज दो। इस सिस्टम को इक्ता सिस्टम कहा जाता था। क्लियर है, होपफुली क्लियर होगा। सो फ्रॉम 10th सेंचुरी ऑनवर्ड स्टेट ऑथराइज्ड, यानी राज्य ने ऑथराइज किया, स्टेट का मतलब इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है यहां पे, खलीफा ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स टू क्लेम सैलरीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ऑफ टेरिटरीज, उस क्षेत्र की जो कृषि की आय होती थी राजस्व की, उसी में से आप अपना जो सैलरी है वो भी ले लीजिए। चलिए, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे जैसे राजनीतिक स्थायित्व आता गया, तो ये चीज तो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस ही किया था, आपके ये क्या नाम है, इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक का वीडियो, उसके जस्ट पहले वाले टॉपिक के वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी लेके चलती है। सो वही चीज यहां पे कहा जा रहा है, भले शब्द अलग हैं, भावनाएं वही हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, भाई जैसे ही राजनीतिक स्थायित्व आया उसके साथ साथ क्या हुआ, कृषि में भी और क्या हुआ, संपन्नता बढ़ती चली गई। क्यों संपन्नता बढ़ती चली गई, क्योंकि अब देखो 200 300 400 या कई सालों तक
एक वंश रूल कर रहा है। जब एक वंश रूल कर रहा है तो एक पैटर्न सिस्टम सेट है, पूरा पैटर्न सिस्टम सेट है, कोई बाहर से आक्रमण ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, है ना। तो लोग अपने कामों पे ध्यान दे रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, ट्रेड कॉमर्स अब फ्लॉरिश हो रहा है, स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। चेंजेस भी होते हैं तो माइनर लेवल पर चेंजेस होते हैं जो भी खलीफा हैं उनके थ्रू, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर मान लो हर एक कुछ साल में, 10 साल में, 5 साल में या 10-15 साल में भी कॉन्क्वेस्ट होती रहे, ठीक है, यानी अटैक्स होते रहें, वॉर कैंपेन्स चलते रहें, ठीक है, युद्ध अभियानों के थ्रू क्षेत्र जीते जाते रहें, हारते जाते रहें, तो उससे क्या होगा, वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ना। लोग काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग राजा आएगा, अलग अलग कर की मदें डिसाइड करेगा, टैक्स की रेट्स डिसाइड करेगा, फिर युद्ध के दौरान बहुत सारी प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है, ठीक है, बहुत सारी फसल भी डैमेज होती है, उसका अलग एक जो है नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा रही थी, और राजनीतिक और कृषि की संपन्नता, या राजनीतिक स्थायित्व और कृषि की संपन्नता दोनों साथ साथ यहां पर चल रहे थे, ग्रो कर रहे थे। स्टेट सपोर्टेड इरिगेशन सिस्टम इन द नाइल वैली, जहां जहां पॉसिबल था कि एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देके हेल्प किया जाए, वहां पर सुल्तान, नॉट सुल्तान, अभी तो सुल्तान सीन में नहीं आएंगे, हाँ सुल्तान भी कह सकते हैं क्योंकि हम एक इकट्ठा पूरा सिस्टम पूरे सेंट्रल इस्लामिक एरिया का डिस्कस कर रहे हैं। तो सुल्तान हो गए, खलीफा हो गए, जो भी रूलर है वो जहां जहां भी संभव होता था वो क्या करते थे, सिंचाई व्यवस्था को, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करते थे। तो जो नील नदी का क्षेत्र है, ठीक है, नील घाटी का क्षेत्र है, नाइल वैली का एरिया है, इन दैट नाइल वैली सो मेनी कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड, कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड, कुआं वगैरह बनाए गए जिनमें बाकायदा वाटर व्हील्स या नॉर्निया एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, जो वाटर ड्राइव करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू क्या किया गया, उन क्षेत्रों को प्रॉस्परस बनाने की कोशिश की गई कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज होंगी, दैट विल लीड टू द मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी। चलिए, इस्लामिक लॉ गिव टैक्स कंसेशंस टू पीपल ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है, इस्लाम का कानून जो होता था ऐसे लोगों को कर में कंसेशंस देता था, छूट देता था, जो जमीन को खेती के अंदर लेके आते थे। तो आप कह दो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक खेती तो हो रही, भैया पहली बार की बात हो रही, मतलब अब राज्य की बहुत सारी जमीन है जो किसी काम की नहीं है, बहुत सारी जमीन है जो बैरन है, यानी कि बंजर जमीन भी है, बहुत सारी जमीन है जहां एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी जमीन जो बंजर पड़ी है उस पर मेहनत करते हैं, उसको कृषि योग्य बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव जमीन बनाते हैं, कल्टीवेबल लैंड बनाते हैं, या फिर जमीन का कुछ हिस्सा जो योग्य था कृषि के, उपजाऊ था, फर्टाइल था, लेकिन खेती नहीं हो रही थी, उसको इस बार आपने खेती में शामिल किया। तो कोई भी पर्सन जो कृषि के अंतर्गत जमीन को लेके आता था, ब्रॉड लैंड अंडर कल्टीवेशन, कृषि के अंतर्गत जमीन को लेके आता था, उसको टैक्स में कंसेशंस दिए जाते थे। तो होपफुली आपको ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यहां सब मिक्स में मिलेगा, आपको ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पर पूरा एग्रीकल्चर मिल जाएगा, पूरा इकोनॉमी मिल जाएगा। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक में भी कुछ अलग नहीं दिया है ना, पूरा इस फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, मैंने कोशिश की है उसको सेपरेट करने की, लेकिन फिर भी आपको कहीं पर थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग मिलेगा, पर कुल मिला के वो सारे पॉइंट्स आपके समझ में जरूर आने वाले हैं। चलिए, सो मेनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो इनोवेशंस भी हो रहे हैं, नए नए क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं किसान, ठीक है, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी भी आ रही है ना, देखा आपने कुएं, बावड़ियां, नहरें, है ना, और बांध वगैरह, डैम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। चलिए, सो मेनी न्यू क्रॉप्स सच एज कॉटन, कपास की खेती शुरू हो गई भाई, लो संतरे उगाए जा रहे हैं, केले उगाए जा रहे हैं, तरबूज उगाए जा रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो कि बढ़िया बढ़िया सब्जियां वगैरह सारी उगाई जा रही हैं, और इनको कंज्यूम भी किया जा रहा है। कंज्यूम होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता था, बहुत सारा ये फल सब्जी तो कहाँ, यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट भी हो जाता था, है ना, वो तके बैठे रहते थे वो लोग, क्योंकि वहां पर इन क्षेत्रों की, इन चीजों की कमी होती थी, ये चीजें उतने मात्रा में अवेलेबल नहीं होती थी अभी, ठीक है। मेनी न्यू सिटीज वेयर फाउंडेड। अब क्या है, अब है कि एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे यहां पर आप देखोगे कि शहरों का भी विकास होगा। सो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी
was leading to the formation of new cities, नए शहरों का निर्माण हो रहा है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको शहरों के डेवलपमेंट का कनेक्शन बताया है ना, कि कैसे गांव से शहर, या हम कहें कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अर्बन इकोनॉमी की तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है, उसका एक रोड मैप दिया। तो यहां पर सिंपल वही चीज फॉलो हो रही है कि अब नए नए शहरों का विकास हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रहने के लिए नए नए शहरों का विकास तो करना पड़ेगा। चलिए, मेनली टू सेटल अरब सोल्जर्स झुंड। दूसरा एक रीजन है कि जो नए शहर बसाए जा रहे थे, ये नए शहर किस लिए भी बसाए जा रहे थे, ताकि जो अरब सैनिक हैं जिन्हें झुंड कहा जाता था, इन लोगों को बसाया जा सके, ठीक है। और ये कहां पर बसते थे ज्यादातर, आप देखो ये लोग ज्यादातर सीमांत क्षेत्रों में बसेंगे, फ्रंटियर इलाकों में बसेंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अरब सोल्जर्स होते थे, यही लोग बैकबोन होते थे, रीढ़ की हड्डी होते थे ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। जो स्थानीय प्रशासन व्यवस्था होती थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसके बैकबोन होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अभी सिस्टम तो पूरा इस्लामिक है, तो जो अरबी सैनिक हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान भी रखेंगे चीज़ों का, ठीक है। दे आर लॉयल टू द खलीफा, खलीफा के प्रति बहुत ईमानदार हैं, तो हमेशा वो इसमें सहयोग देंगे। गैरिसन सिटी का मतलब छावनी वाले शहर, जो बेसिकली मिलिट्री हेडक्वार्टर के तौर पर सर्व करते थे। तो ऐसे भी कुछ शहरों का निर्माण किया गया कुछ जगहों पर, जैसे मिस्र, इजिप्ट का ही अरबी नाम मैं कह दूं, ठीक है, कूफा, बसरा, ये इजिप्ट में ही शहर थे, ठीक है। इसके अलावा फुस्ताद, तो ये कुछ ऐसे शहर थे, कायरो, है ना, काहिरा जिसका नाम है। तो कूफा और बसरा तो ईरान में हो गए, फुस्ताद और कायरो ये कुछ अरबी मिस्री शहर हो गए, इजिप्ट के शहर हो गए। ऐसे कुछ नए शहर बसाए गए जो बेसिकली काम किस चीज के लिए करते थे, दे सर्व्ड एज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो ये मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरह सर्व करते थे, गैरिसन सिटीज थी, छावनी शहर थे ये। ड्यूरिंग अब्बासी कैलिफ पॉपुलेशन ऑफ बगदाद रीच्ड अराउंड 1 मिलियन, तो 800 के आसपास की बात है, मतलब 800 AD के आसपास की बात है। इसी के दौरान लगभग जो अब्बासी हमारे खलीफा हैं, है ना, उन्होंने रूल शुरू किया था, या लगभग प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे थे आप कह दो, ठीक है। रूल शुरू नहीं किया था, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे थे, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 661 के आसपास तो रशीदुल खलीफा जो है वो कंप्लीट हो गए, उसके बाद उमैया शुरू हो गए। तो दिस वाज द टाइम व्हेन अब्बासीज वर एट देयर पीक, ठीक है, हाँ, उमैया के जस्ट बाद अब्बासी, ठीक है। तो 800 वाज द टाइम पीरियड, 750 के आसपास वो लोग जो है वो लगभग खत्म हो जाएंगे उमैयास, यस। सो दिस वाज द टाइम पीरियड व्हेन दे वर डेवलपिंग दिस एरिया, इस क्षेत्र को डेवलप कर रहे थे। तो बगदाद की कैपिटल, बगदाद किसने राजधानी बनाई थी, अब्बासियों ने बनाई थी। उमैया की राजधानी जो थी वो दमिश्क थी, ठीक है। तो बगदाद जो राजधानी क्षेत्र है, वहां पर अकेले 10 लाख लोग रह रहे हैं, कम नहीं होती है पॉपुलेशन। उस जमाने की बात अगर हम करें तो 10 लाख लोगों की आबादी अपने आप में कम नहीं होती है, ठीक है। तो बगदाद शहर जो है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फ्लोरिश रहा होगा, ठीक है। अलोंग साइड दीज सिटीज, इन शहरों के अलावा कुछ पुराने शहर जैसे दमिश्क, इस्फहान, ठीक है, समरकंद, ये ईरान के पास का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये नए नए शहरों के अलावा पुराने शहरों का भी अस्तित्व था, और पुराने शहर भी फल फूल रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने शहर चले जाएंगे, जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनका अभी भी एग्जिस्टेंस बना हुआ है। A vast urban network developed linking one town with one another and forming a circuit. तो आप देखोगे कि एक शहर दूसरे शहर के साथ में एक ट्रेड सर्किट फॉर्म कर रहा है, और जिसकी वजह से शहरों में डेवलपमेंट की एक्टिविटी आगे बढ़ रही है। तो कैसे मैं कहूं, मतलब ए सिटी में कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, अब वो जो रिसोर्सेज हैं बी सिटी में वही रिसोर्सेज जो है उनकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए। अब प्रोसेसिंग के बाद फिर उनका ज्यादा कंजम्पशन सी शहर में होता है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं कि उनसे रिलेटेड कुछ और वैल्यू एडिशन सी शहर में होता है। तो एक तरीके से इन शहरों के बीच में क्या होता था, एक सर्किट फॉर्म हो रहा था, ठीक है, शहरों के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा था जो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को, इकोनॉमी को और बढ़ा रहा था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, शहरों के बीच में तो प्रोडक्टिविटी तो होगी, लेकिन रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए हमेशा टाउन और जो अर्बन एरियाज होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये चीज हम सीखते आ रहे हैं, कहां से, मेसोपोटामिया से सीखते चले आ रहे हैं। जब हम मेसोपोटामिया पढ़ रहे थे तो सेम यही चीज हम पढ़ रहे थे कि नॉर्मली होता क्या है कि जो रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर, जो फूड स्टफ्स, ये सारी चीजें होती है वो कौन सप्लाई करता है, टाउन एरिया सप्लाई करते हैं, ठीक है। कहां पर, अर्बन एरियाज में।
ठीक है। तो इस तरीके से टाउन और अर्बन एरियाज के बीच में भी एक ट्रेड नेटवर्क जो है वो एस्टैब्लिश होता था। तो होपफुली आपको ये जो है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे की सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। अब आप देखो, जो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वहां के, हमने इकोनॉमी भी देख ली, एग्रीकल्चर देख लिया, अभी फिर भी थोड़ा सा आप देखोगे, फाइनेंस की तरफ वापस आओगे आप, इकोनॉमी की तरफ फिर से थोड़ा सा वापस आओगे आप, लेकिन अभी जो थोड़ा सा आउटलुक है वो आपको अर्बनाइजेशन का वहां पे देखने को मिल रहा। सो एट द हार्ट ऑफ द सिटी, यानी जो शहर होता था, अभी चूंकि शहरों का हमने जस्ट देखा प्रीवियस स्लाइड में कि शहरों का डेवलपमेंट हो रहा है, टाउन और शहरों के बीच में, अर्बन सिटीज के बीच में प्रॉपर नेटवर्क डेवलप हो रहा है। तो हर शहर के बीच में शहरों का एक अरेंजमेंट किस तरीके से होता था, शहर में क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है। सो एट द हार्ट ऑफ द सिटी, एट द हार्ट ऑफ द सिटी मीन्स टू से शहर के सेंटर में, ठीक है, या हर शहर के बीचों बीच, या हर शहर में कह दो, क्या क्या चीजें होती थी। 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस होते थे यहां पे, ठीक है ना। 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, पहला होता था द कांग्रीगेशनल मॉस्क, ठीक है, मस्जिद अल जामी, ठीक है, मस्जिद अल जामी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया भाई वर्शिपिंग के लिए, रिलीजियस प्लेस। तो शहर के बीचों बीच सेंटर पर आपको एक कांग्रीगेशनल मॉस्क मिलेगी। कांग्रीगेशनल मॉस्क का मतलब है कि जहां पर बहुत सारे लोग, सो मेनी पीपल कैन गैदर, ठीक है, एट वन प्लेस टू परफॉर्म प्रेयर्स, ठीक है, इबादत करने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए वो इकट्ठे हो सकते हैं। दूसरी चीज थी सेंट्रल मार्केट प्लेस। सेंट्रल मार्केट प्लेस का मतलब होता था मुख्य बाजार जो है वहां का, जिसे सुक कहा जाता था, वो जो क्षेत्र है, सक सुक जो भी आप कह दें इसको, ठीक है, प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो सेंट्रल मार्केट प्लेस होता था। ये 2 चीजें जो होती थी, 1 और 2, फ्लो चार्ट थोड़ा सा प्रेफरेंस के हिसाब से बना है। सो 1 और 2 यानी ये 2 चीजें जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती थी। इसके अलावा इन शहरों में कौन लोग रहते थे, शहरों में जो लोग रहते थे वो लोग रहते थे प्रशासक, यानी जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करना होता था वहां पे, है ना। ऑब्वियस ही बात है, जो अपर क्लास का सेक्शन है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो रूलिंग क्लास है, उससे रिलेटेड लोग, जो ऑफिसर्स हैं, वो रहेंगे शहरों में। इसके अलावा सब्सिडरी मार्केट होता था, ठीक है, एंड हमाम, दैट वॉज इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लेस, ठीक है। तो सेंट्रल मार्केट हो गया, लेकिन सेंट्रल मार्केट के बाद जो सब्सिडरी मार्केट होता था बाहर के क्षेत्र में, तो बाहर के क्षेत्र में हमेशा सब्सिडरी मार्केट होता था। और सब्सिडरी मार्केट के साथ साथ यहां पर हमाम का मतलब है मीटिंग प्लेस, नॉर्मली बाथिंग एरिया कह सकते हैं आप, जहां पर नहाते वहाते हैं लोग बाग, उसे हमाम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमाम या नहाने की जो जगह होती थी, जो बाथिंग एरियाज होते थे, वो मीटिंग प्लेस भी होते थे। नॉर्मली यही जो ऑफिसर्स वगैरह ये सब रह रहे हैं शहरों में, तो आराम से नहा भी रहे हैं बढ़िया, और नहाते नहाते मीटिंग का एजेंडा भी तय हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए। चलिए इसके अलावा ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर्स लिव्ड इन द आउटर सर्किल। जो सामान्य नागरिक होते थे और जो सैनिक होते थे वो कहाँ रहते थे, वो आउटर सर्किल में ही रहते थे, ध्यान रखिएगा, जहां ये सब्सिडरी मार्केट वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो नॉर्मली वो बाहर के क्षेत्र में ही रहते थे, एट द सेंटर ऑफ सिटी नहीं रहते थे, ठीक है। और इन आउटर सर्किल्स पर ध्यान रखिएगा, यहां पर भी अपनी जो होती थी वो छोटी छोटी मस्जिद होती थी। क्यों? क्योंकि अब ये लोग जो सोल्जर्स रह रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स रह रहे हैं, उनमें ज्यादातर मुस्लिम भी होंगे, ज्यादातर मुस्लिम हैं ही, तो इन लोगों को भी अपनी जो रिचुअल्स, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो ये कहां करते थे, इन्हीं मस्जिदों में करते थे, ठीक है। इसके साथ साथ चर्च भी बने होते थे, और सिनगोग, ये ज्यूज के लिए स्पिरिचुअल प्लेस होता था, इसे सिनगोग कहते थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम्स के लिए भी रिलीजियस प्लेस बने हुए हैं, ठीक है, चर्च बने हुए हैं क्रिश्चियंस लोगों के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही होंगे। तो पॉपुलेशन जो होती थी शहरों की, उनमें ज्यादातर मुस्लिम है, तो घरों से जुड़े हुए क्या होते थे, मस्जिद वगैरह भी होते थे, है ना। और मस्जिदों के साथ साथ जो ईसाई जनता है वहां की, उनके लिए क्रिश्चियंस, और जो ज्यूश जनता है, यहूदी जनता है वहां रहने वाली, उनके लिए रिलीजियस प्लेस होते थे, ठीक है। अच्छा,
स्कॉलर्स और जो मर्चेंट्स होते थे उनके लिए भी एक सराय खाना या कुछ इस तरीके का जो क्षेत्र है वो बनाया जाता था। उनका भी काफ़ी कुछ जो स्ट्रक्चर होता था वो सिमिलर पैटर्न पे होता था। ठीक है, शहरों में आते जाते रहते थे ये लोग, और नॉर्मली क्या होता था कि शहर जो होता था उसको एक वॉल से कन्फाइन किया जाता था। ठीक है, चलो, एट द आउटस्कर्ट्स वर द हाउस ऑफ द अर्बन पुअर। ठीक है ना, सो एट द आउटस्कर्ट्स वर द हाउसेस ऑफ द अर्बन पुअर, शहर में जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं वो शहर के बाहर की तरफ रहते थे। मार्केट्स फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ब्रॉट फ्रॉम कंट्री साइड, तो अक्सर ऐसा होता ही है क्योंकि जो विलेज एरियाज हैं, जो टाउन एरियाज हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वहां से क्या होता है, सप्लाई होती हैं चीजें। तो जो हरी सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, वो शहरों में कहां से आते थे, टाउन्स और विलेजेस या कंट्री साइड से, यानी दूर के इलाकों से आते थे। ठीक है, जो कारवां स्टेशन होते थे वो बने हुए होते थे आउटस्कर्ट्स पर ही। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए जो मर्चेंट्स लोग हैं, अब ये मर्चेंट्स जब जाएंगे, मूव कर रहे होंगे, तो कई बार इन्हें रुकने की जगहें चाहिए होंगी, है ना। तो कारवां स्टेशंस बनते थे, और ये कारवां स्टेशंस जो होते थे ये इन मुसाफिरों के लिए या जो मर्चेंट्स जा रहे हैं इनके लिए एक रेस्ट हाउस की तरह काम करते थे। ठीक है, अनक्लीन शॉप्स, ऐसी दुकानें, ठीक है, जो किस तरह का काम करती हैं, टैनिंग का, चमड़ा वगैरह छीलने का या स्लॉटरिंग का, ठीक है ना, मांस वगैरह काटने का, रंगने का, चमड़े की छिलाई का, तो इन्हें अनक्लीन शॉप कहा गया, है ना। और अनक्लीन शॉप ऑब्वियस सी बात है, आप उसको काट रहे हैं, छील रहे हैं, तो ब्लड फैला हुआ है, मीट फैला हुआ है, सो दैट इज व्हाई दीज आर द अनक्लीन शॉप्स। तो ऐसी जो जगहें होती थी, ठीक है, इस तरह की शॉप्स भी लगभग कहाँ होती थी, आउटस्कर्ट्स, बाहर ही होती थी। चलिए, बियॉन्ड द सिटी वॉल्स वेयर इन्स एंड सेमेट्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, जैसा कि मैंने कहा कि हर एक शहर क्या होता था, उसमें एक सिटी वॉल होती थी, यानी चारों तरफ से पुराने समय में सिस्टम ही यही होता था, है ना, कि शहरों को प्रोटेक्ट रखा जाता था। अब शहरों को प्रोटेक्ट रखने के लिए उसके चारों तरफ वॉल्स बनी होंगी। अब क्या होता था, शाम के समय के बाद, दिन भर तो आपकी आवाजाही तो ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लोगों का मूवमेंट कम हो जाता था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्शन, लोगों के जो अंदर रह रहे हैं शहरों में, उनको मेंटेन किया जा सके। आप आज भी जाएंगे तो अब तो उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ पुराने शहरों की तरफ जाइए, दिल्ली जाइए, जयपुर जाइए, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, इवन आपको आपके शहर में भी देखने को मिल सकता है, जिस भी शहर में होंगे आप, कि नॉर्मली बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जो राजे रजवाड़े बनाते थे महल के आसपास का। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट्स क्या होते थे, यहाँ पर सोल्जर्स होते थे, और शाम के समय ये एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाते थे। 2 दरवाजे, 3 दरवाजे या 4 बड़े बड़े दरवाजे होते थे किसी भी शहर में एंट्री के लिए। ठीक है, और उनको क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, ताकि एक समय के बाद लोगों का मूवमेंट ना हो और थोड़ा प्रोटेक्शन, डिफेंस मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो रात के समय क्या होता था कि जैसे मान लीजिए बंद हो गए दरवाजे, तो फिर क्या होगा, तो फिर सिटी वॉल्स के या जो शहरों की बड़ी जो दीवारें होती थी उनके बाहर इन सराय वगैरह बनाई जाती थी। ठीक है, कि वहां पर अगर कोई आया भी है मुसाफिर, अब उसको आना था, समय से नहीं पहुंच पाया, देर हो गई, तो उन सरायों में, उन रेस्ट हाउसेस पे रुक सके वो। इसके अलावा सेमेट्रीज होती थी, ग्रेवयार्ड, यानी कब्र वगैरह, कब्रिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र होता था वो भी शहर के बाहर होता था। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर है। धीरे धीरे आप देख रहे हो कहाँ आपने ह्यूमन एवोल्यूशन से शुरू किया था, कहाँ आप मेसोपोटामिया में घूम रहे थे, भटक रहे थे, और कहाँ बढ़िया आप फर्स्ट क्लास नए नए शहरों में आ रहे हैं। इससे भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांस शहर मिलने वाले हैं आपको आगे के चैप्टर में, बस बने रहिएगा। चलिए, सो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ, लग्जरीज, एनलार्ज द सर्किट ऑफ एक्सचेंज, यानी राजनीतिक एकीकरण। आप देख रहे हैं इधर अफ्रीका से लेके, अरब से लेके, सेंट्रल एशिया पूरा और ईरान तक का जो क्षेत्र है उसका पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया, यानी कि एक ही साम्राज्य है, सेंट्रल इस्लामिक लैंड है वहाँ पे, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो गया। ठीक है, शहरों में डिमांड है ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अर्बन डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए, आराम तलब चीज़ों के लिए, लग्जरी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, लग्जरी बढ़ती चली जा रही है, टैक्स तो कलेक्ट हो ही रहा है, प्रोडक्शन अच्छे लेवल पर हो ही रहा है, शहरों का विकास हो ही रहा है, लाइवलीहुड स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब लोग विलासिता की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। विलासिता शब्द आता ही तब है जब आपकी सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, कि नहीं। खाने के लिए सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, 3-4 टाइम आपको दिन में, ठीक है, पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, तब आप
अपनी नीड्स को फिर बढ़ाते हो कि अब बहुत सुंदर लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सुंदर लग्जरी, है ना, और जो भी आपकी, है ना, नीड्स हैं वो लग्जरियस तरीके से पूरी होनी चाहिए, ठीक है, एक आलीशान घर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम देखने को मिल रहा है कि अर्बन डिमांड्स जो है वो बढ़ रही हैं अच्छे फूड के लिए, लग्जरीज के लिए, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एक एक्सचेंज का सर्किट है, आवागमन का सर्किट है, गुड्स और कमोडिटीज के मूवमेंट का, आइडियाज के एक्सचेंज का सर्किट लगातार और बढ़ रहा है। जैसे जैसे डिमांड्स, नीड्स बढ़ रही, वैसे वैसे एक सर्किट जो है, एक्सचेंज का जो सर्किट है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, और आप देखोगे कि इस एक्सचेंज में, इस जो सर्किट है, इस सर्किट फॉर्मेशन और इस सर्किट के में जो एक्सचेंज हो रहा है, इसमें हेल्प क्या कर रहा है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम तो हेल्प कर रहा है, साथ साथ ज्योग्राफी भी हेल्प कर रही है। ज्योग्राफी क्यों हेल्प कर रही? क्योंकि मेडिटेरियन से लेके इंडियन ओशन तक का आप जो क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है ना, तो इस पूरे क्षेत्र में जो है वो एक ट्रेड जो है वो अच्छा खासा फ्लॉरिश होता है। और ये जो फ्लॉरिश ट्रेड है, ये जो संपन्न ट्रेड और कॉमर्स है, ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है बड़े लेवल पर सेंट्रल इस्लामिक लैंड की इकोनॉमी और जो क्या नाम है, ट्रेड एंड कॉमर्स, सभी चीज़ों को हेल्प करने में, ठीक है। तो एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए एक्सचेंज वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक सर्किट शब्द इस चीज को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा है, समझ लीजिएगा। सर्किट का मतलब ही हो गया, अभी भी कुछ देर पहले मैंने जस्ट पॉइंट आउट किया था कि शहरों गांवों के बीच में जो जिन भी चीज़ों की आपूर्ति हो रही है, जिन भी चीज़ों की सप्लाई हो रही है, डिमांड हो रही है, उनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा। तो वैसे ही एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के बीच में वही सिस्टम है। एक कॉन्टिनेंट में कुछ चीज़ों की डिमांड है, दूसरे कॉन्टिनेंट से उन चीज़ों की सप्लाई है। तो इस बड़े मेडिटेरियन से लेकर इंडियन ओशन तक का जो ट्रेडिंग रूट है, उसके थ्रू उन चीज़ों की सप्लाई होती है। अभी आप देखोगे कि किन किन चीज़ों की सप्लाई जो होती है यहाँ पे होती है। सो फॉर 5 सेंचुरीज, अगले पूरे 500 साल तक अब आप देखेंगे कि अरब एंड ईरानियन जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, इन्होंने मोनोपोली स्थापित कर रखी थी, अपनी एक सत्ता स्थापित कर रही थी इस पूरे मैरीटाइम ट्रेड में, यानी पूरे समुद्री व्यापार में, जो कि कहां से शुरू होता था? चाइना से शुरू होता था, इंडिया से होते हुए यूरोप तक जाता था। अभी आपको सिल्क रूट का भी जिक्र आएगा यहाँ पे। सिल्क रूट आपने नाम तो सुना ही होगा शायद कभी ना कभी। चलिए, यानी कि चाइना से शुरू होता था, लैंड रूट का हिस्सा जो यूरोप तक को टच करता था, ठीक है ना। तो ये पूरा इतना विस्तृत क्षेत्र, आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बल्क अमाउंट में गुड्स का मूवमेंट होता रहा होगा और लोगों का मूवमेंट होता रहा होगा। लोगों का मूवमेंट होगा तो सिर्फ कमोडिटीज का ही नहीं, आइडियाज का भी एक्सचेंज होगा। शायद इसीलिए आगे देखेंगे आप, जब क्या नाम है, कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो कितना रिच कल्चर है। ज्योग्राफी के फील्ड में जो है वो डेवलपमेंट, इकोनॉमी के फील्ड में डेवलपमेंट, लिटरेचर्स के फील्ड में डेवलपमेंट। चलिए, सो ये जो ट्रेड होता था, दैट पास थ्रू द रेड सी एंड द पर्शियन गल्फ, ठीक है ना, लाल सागर से होते हुए फारस की खाड़ी का जो क्षेत्र है, पर्शियन गल्फ का, अरब के जस्ट बाद यहां पे देखोगे ये पर्शियन गल्फ, अरेबियन पेनिनसुला से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ का जो क्षेत्र है, यहां तक ये दो मेन क्षेत्र होते थे, मतलब जहां से ट्रेड फैसिलिटेट किया जाता था, लाल सागर और फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, जहां से मैरीटाइम जो ट्रेड होता था वो फैसिलिटेट होता था। मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्री जो व्यापार है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये दो सेंटर पॉइंट हुआ करते थे। इन क्षेत्रों से जिन कमोडिटीज, जिन गुड्स का ट्रेड हो रहा है, स्पाइसेस, मसाले हो गए, ठीक है, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, पोर्सिलेन, ठीक है, एंड गन पाउडर वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। तो भारत और चाइना से, चाइना का रेशम जो है, सिल्क जो है, दुनिया में फेमस था ही, आपको पता है। बाद में इंडिया में भी बहुत फाइन क्वालिटी का सिल्क बनता था, ठीक है। भारत के मसाले आपको फेमस ही हैं, ठीक है, तो मसालों के लिए भारत जाना जाता था, ठीक है। तो ये रेशम हो गया, टेक्सटाइल, इसके अलावा इंडिया का कॉटन भी बहुत फेमस था, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए भारत देश जाना जाता था। टेक्सटाइल के लिए अपने जाना जाता था भारत। तो इन चीज़ों की बहुत डिमांड थी यूरोप में, और ये जो ट्रेड होता था ये किसके थ्रू फैसिलिटेट होता था? इन अरेबियन कंट्रीज़ के थ्रू ही फैसिलिटेट होता था, ठीक है। सो मसाले हो गए, कपड़े वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह हो गया, पोर्सिलेन हो गया, चीनी मिट्टी वगैरह के जो बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, गन पाउडर्स हो गए, दीज वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू रेड सी पार्ट ऑफ अदन और अदयाब एंड गल्फ पार्ट्स ऑफ सराब एंड बसरा। तो इन शहरों के थ्रू जो होता था, लाल सागर से होते हुए ये व्यापार
मध्य एशिया और मध्य एशिया से फिर यूरोप की तरफ जाता था। फ्रॉम हियर द मर्चेंट्स वाज कैरिड ओवरलैंड इन कैमल कारवाज टू द वेयर हाउसेस मैकेजिन ऑफ डेमेस्कस, बगदाद एंड एलेप्पो। यहां से क्या होता था, शुरुआत में जब मध्य एशिया के लाल सागर से शुरू हुआ उधर, ठीक है, इंडिया की तरफ से, अब इंडिया की तरफ से जब शुरू हुआ तो लाल सागर से होते हुए अरब की तरफ आया, और इसके बाद अब अरब से फिर यहां पर क्या हुआ, समुद्री क्षेत्र खत्म हो गया। तो समुद्री क्षेत्र खत्म हो गया तो लैंड पोर्शन शुरू होगा। लैंड पोर्शन जब शुरू होगा तो फिर क्या होगा, जो व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी इन सामानों को ऊंटों पर लाद के, ठीक है, जमीनों के थ्रू आगे लेके जाते थे, यूरोप की तरफ आगे लेके जाएंगे। और बहुत कुछ सामान क्या होता था, वेयर हाउस में स्टोर किया जाता था, जिन्हें मैगजीन भी कहते थे। यहीं से आगे आपका मैगजीन शब्द भी आया है। मैगजीन का मतलब होता है एक ऐसा मतलब क्षेत्र, वेयर हाउस के लिए नॉर्मली इसको यूज किया जाता है। और वेयर हाउस में क्या होता है, मान लीजिए ये एक वेयर हाउस हो गया तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने होंगे, इन कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइप के ग्रेन्स रखे जाएंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अनाज वगैरह रखे जाएंगे, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भी रखी जाएंगी। वेयर हाउस तो सारी चीज़ों के लिए हो गया, सिर्फ ग्रेनरी नहीं है जहां अनाज रखा जाए। तो वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टोर की जाएंगी, होल्डिंग की जाएगी उन चीज़ों की। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनते हैं, यहीं से आया है मैगजीन शब्द। मैगजीन में क्या होता है, एक ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। मैगजीन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो बहुत सारे आर्टिकल्स का बॉक्स है, वहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं। तो कहीं ना कहीं मैगजीन जो शब्द है उसकी भी उत्पत्ति है मैगजीन से ही होती है, ठीक है। सो वेयर हाउस बने होते थे, इन वेयर हाउसेस में इन सामान को जो ऊंटों के ऊपर से लाया जाता था, लाद के उनको रखा जाता था। इसके अलावा बहुत कुछ सामान यूरोप की तरफ भी भेज दिया जाता था, है ना। जो कंज्यूम होगा वो यहां कंज्यूम होगा, जो एक्सेस में है, जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनको भेज दिया जाएगा। तो दमिश्क हो गया, बगदाद हो गया, अलेप्पो, वो शहर हो गए जहां पर वेयर हाउसेस में इन सामानों को रखा जाता था, ठीक है। अब पूर्वी एंड पर आपने अभी तक अरब के एरिया का देख लिया, लेकिन पूर्वी एंड की तरफ आप देखोगे तो ये जो व्यापार होता था, ईस्टर्न एंड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो ईरानियन कारवाज हैं, जो पर्शियन लोग हैं, ईरानी लोग हैं, ये लोग व्यापार को फैसिलिटेट करते थे। तो ईरानियन कारवार जो होता था वो बगदाद से चलता था, सिल्क रूट होते हुए चाइना तक कनेक्ट होता था, ठीक है। और इसके अलावा फिर चाइना से सामान लेते हुए बखरा शहर हो गया, ट्रांसऑक्सियाना शहर हो गया, ठीक है, यहां से होते हुए, या समरकंद जिसे आप कहते हैं, ईरान के आसपास का क्षेत्र, यहां से होते हुए फिर सेंट्रल एशियन की तरफ। सेंट्रल एशिया का मतलब वही आपके अरेबियन पेनिनसुला का जो क्षेत्र हो गया, पूरा सेंट्रल इस्लामिक आइलैंड का एरिया जो हो गया, ठीक है, यहां पर सामान को लाया जाता था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सामान होते थे, जैसे मसाले वगैरह तो आपने देख ही लिए, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेपर वगैरह हो गया। पेपर का नॉलेज जो है वो आपको पता होगा चाइना से शुरू हुआ है, तो पेपर का नॉलेज भी सबसे पहले चाइना में आया। चाइनीज़ लोगों ने ही पेपर शुरू किया और इसको बहुत सीक्रेट रखने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में हुआ ये कि उस ज़माने में चाइना में एक डायनेस्टी रूल करती थी, तांग डायनेस्टी। तो तांग डायनेस्टी पे अटैक होगा, ठीक है, इस्लामिक आर्मीज़ का, और वहाँ पे क्या नाम है आपके, जो ये पेपर बनाने वाले लोग हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा, इम्प्रिजन किया जाएगा। बाद में उनको फोर्स, है ना, किया गया, थोड़ा टॉर्चर किया गया कि वो ये सीक्रेट शेयर करें, है ना। और इस तरीके से वो नॉलेज फिर कहाँ है, अरेबियन कंट्रीज़ तक पहुँच गया, और अरेबियन कंट्रीज से फिर वो नॉलेज आगे फिर दुनिया में लगभग सब जगह स्प्रेड होता चला जाएगा। ट्रांसऑक्सियाना ऑल्सो फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द कमर्शियल नेटवर्क, यानी जो ट्रांसऑक्सियाना का क्षेत्र था वो भी इस ट्रेड में, इस व्यापारिक नेटवर्क में, इस कमर्शियल नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक। अब आपको पहले भी बताया मैंने, ट्रांसऑक्सियाना का जो क्षेत्र है वो कौन सा वाला क्षेत्र है, देखो सेंट्रल एशिया में जब आप जाओगे, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं, तो जब आप इनको देखोगे यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, आमुर दरिया, या इसी को ऑक्सस रिवर कहते हैं। आपने नाम सुना होगा शायद आमुर दरिया रिवर का, या ऑक्सस रिवर। तो ऑक्सस रिवर के नॉर्दर्न हिस्सा जो है, नॉर्दर्न पार्ट जो है, इसी को ट्रांसऑक्सियाना कहा जाता था। तो ये क्षेत्र भी ट्रेड रूट का हिस्सा हुआ करता था, ओके। सो ट्रांसऑक्सियाना फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द कमर्शियल नेटवर्क। ये जो व्यापार हो रहा था, ऐसे ही अरब लोग इतना बड़ा एम्पायर नहीं स्टैब्लिश कर पाए हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ
वॉर कैंपेन, वॉर एक्सपीडिशन, फाइट के दम पर आप इतना बड़ा एम्पायर नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं। एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी, एम्पायर की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इकोनॉमी के ऊपर। और आप देख रहे हो कि ट्रेड को कितना पैट्रोनाइज कर रहे हैं, ट्रेड को कितना शेल्टर दे रहे हैं। इवन आपने प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा कि कितनी भी जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता था मान लीजिए पॉलिटिकल अरेना में, लेकिन वो क्या करते थे, वो कल्चरल एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस को हैम्पर नहीं होने देते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, एक्सचेंज क्वाइंस। अब हमें कैसे पता चलता है कि इतने बड़े क्षेत्र में ये जो व्यापार होता था, ये जो ट्रेड नेटवर्क बना हुआ था, तो इसका एविडेंस है हमारे पास। इसका एविडेंस ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक्सचेंज क्वाइंस। अब भाई जब आप ट्रेड करेंगे, मान लीजिए पर्सन ए है और पर्सन बी है, अब ए और बी के बीच में जब आप ट्रेड देखोगे कि फैसिलिटेट होगा तो कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज करेंगे। भाई गुड्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो गुड्स को एक्सचेंज करने के एवज में कुछ मनी, पैसा दिया जाएगा ना। यानी किसी भी चीज का एक्सचेंज का मतलब क्या है कि लेना और देना। तो आप मुझसे अगर वस्तु ले रहे हैं तो उस वस्तु के मूल्य के बराबर की कोई चीज देंगे आप मुझे, चाहे पैसा दें, चाहे आप कोई दूसरी ही वस्तु क्यों ना दें। बार्टर सिस्टम जैसा सिस्टम आपने सुना होगा जिसमें दो वस्तुओं का विनिमय होता था, दो वस्तुओं का, दो ऑब्जेक्ट्स का, दो थिंग्स का एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो यहां पर ह्यूज अमाउंट में, बहुत बड़े पैमाने पर हमें एक्सचेंज कॉइन्स मिले हैं, जो कि सौदागरों के बीच में, व्यापारियों के बीच में क्या रहे होंगे, एक्सचेंजेस हुए होंगे। ठीक है, तो होर्ड्स यानी बहुत बड़े पैमाने पर इनके होर्डिंग्स मिले हमें, है ना, सिक्कों का जमाव मिला है। कहां से, वोल्गा रिवर और बाल्टिक रीजन के आसपास से। तो ये क्षेत्र आपको इंडिकेट करता है कि जो ट्रेड है इसमें कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था और इस एरिया से ट्रेड होता था। अब हम बढ़ते हैं फिस्कल सिस्टम की ओर, यानी वित्तीय व्यवस्था कैसी थी। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पे, इसको ध्यान रखना, फिस्कल सिस्टम, है ना। अब फिस्कल सिस्टम से मतलब है यहां पर कि आप कह सकते हो कि इकोनॉमी भी हमने अभी डिस्कस करी, अभी ये फिस्कल सिस्टम अलग से कैसे आ गया। तो भाई साहब इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं इसमें बिल्कुल, लेकिन इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें होती हैं। इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सब कुछ आ जा रहा है। लेकिन जब आप फिस्कल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिस्कल सिस्टम में सिर्फ यहां पर क्या है, मनी के एक्सचेंज से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है ना, इसलिए इसे फिस्कल सिस्टम यानी वित्तीय व्यवस्था कह रहे हैं हम यहाँ पे। सो द फिस्कल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार बढ़ने शुरू हुए, अभी आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि एक प्रॉपर नेटवर्क सर्किट बन रहा था, ट्रेड फ्लरिश हो रहा था। तो ट्रेड में क्या होगा, कहीं ना कहीं मुद्रा यानी कि जो मनी है इसका इंपॉर्टेंस और सर्कुलेशन दोनों बढ़ेगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस और इसका सर्कुलेशन जो होगा वो दोनों बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो फिस्कल सिस्टम एंड मार्केट एक्सचेंज यानी बाजार आधारित जो आदान प्रदान है, एक्सचेंजेस हैं, इनकी वजह से इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मनी का सर्कुलेशन इंक्रीज हुआ। ओके, क्वाइंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, वर फाउंड। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं और ये एविडेंसेस कहते हैं कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड में 3 प्रकार की मेटल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है जिनसे कॉइन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ब्रांच भी होती है आपको पता है जिसमें हम कॉइन्स की स्टडीज करते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, सो गोल्ड, सोना, चांदी और कॉपर बहुत पुरानी मेटल है। ठीक है, तो इंसान के इतिहास के साथ ही कॉपर उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रॉन्ज, कॉपर, ये ऐसी मेटल्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। कॉपर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेटल यूज्ड बाय द मैनकाइंड, इंसान के द्वारा इस्तेमाल की गई सबसे प्राचीनतम धातुओं में से एक है कॉपर। तो गोल्ड कहाँ से आता था, गोल्ड आता था अफ्रीका में, सूडान, आपको पता है नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान, ये सूडान जो है ये कंट्रीज हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, सिल्वर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सिल्वर कहां से आता था, सिल्वर इसी सेंट्रल एशिया, ये जो जिन कंट्रीज के नाम अभी मैं गिना रहा था आपको, जब मैं ट्रांसऑक्सियाना का क्षेत्र बता रहा था, तो यहाँ पे जगह है ज़रफ़शान वैली, ज़रफ़शान घाटी। तो इस जगह से चांदी के आपको एक्सकेवेशंस मिलते थे, चांदी के खुदाई के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो चांदी के सिक्के जो होते थे बनते थे जब चांदी यहाँ से खुद के वापस आती थी। प्रीशियस मेटल्स एंड कॉइन्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े पैमाने पर जब व्यापारी व्यापार करते थे, वस्तुओं को खरीदते थे,
तो उसके मूल्य में वो क्या देते थे, उसके मूल्य में वो कीमती धातुएं या फिर सिक्के देते थे। तो बड़े पैमाने पर यूरोप के लोग भी जो ट्रेड में इन्वॉल्व होते थे, वो जो गुड्स को खरीदते थे, इन गुड्स के वैल्यू की मनी को पे करने के लिए, या इन गुड्स की मूल्य जो होगी उसकी कीमत पे करने के लिए, वस्तुओं की मूल्य की कीमत पे करने के लिए क्या करते थे, या तो कीमती धातुएं लेके आते थे वो देते थे, या फिर सिक्के लेके आते थे। ठीक है, क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज बूस्टेड द कॉमर्स। अब जब मुद्रा के साथ साख जुड़ गई, क्रेडिट, जब क्रेडिट वर्ड आ रहा है यहां पर, तो इसका क्या मतलब है, ये एक प्रोग्रेसिव चीज है, यानी अब फाइनेंस सिस्टम एक जो है वो एक नए डायमेंशन की तरफ भी जा रहा है। आप देखोगे क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज, मुद्रा के साथ साथ में, पैसे के साथ साथ में क्रेडिट, साख जुड़ रही है कि भाई साहब हमने आपको चलिए 50 लाख रुपए दिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए आपको लोन दे दिया हमने 50 लाख रुपए, ठीक है, तो 50 लाख रुपए आपको हमने क्रेडिट दे दी, अब इतनी इंटरेस्ट या जो भी है, हालांकि इंटरेस्ट तो इस्लाम में फॉरबिडन है, तब भी आप देखोगे बदमाशी करके किसी न किसी तरीके से ये ब्याज शब्द ना इस्तेमाल करके दूसरे किसी तरीके से वो इंटरेस्ट तो ले ही लेते थे। तो यहां पर क्रेडिट कंबाइंड विद द करेंसीज बूस्टेड द कॉमर्स, यानी व्यापार वाणिज्य जो है, कॉमर्स जो है वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा और फ्लॉरिश हो जाएगा जब करेंसी के साथ में क्या चीज जुड़ जाएगी, क्रेडिट सिस्टम जुड़ जाएगा। ठीक है, उधारी वगैरह लेन देन जो है ये जुड़ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि क्या रोल हो रहा है इस चीज का। डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड्स ऑफ पेमेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब क्या हो रहा है, कुछ ज्यादा उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सुपीरियर मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑफ पेमेंट्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में पे कर रहे हैं, ए पार्टी बी पार्टी को पे कर रही है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को पे कर रहा है, तो इन पेमेंट्स के दौरान या अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के दौरान, ठीक है, क्या हो रहा है, ज्यादा सुपीरियर मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब आप कह दो सुपीरियर मेथड्स, तो देखो उस जमाने के हिसाब से अभी आप देखोगे कि किस किस तरीके की सुपीरियर मेथड्स आने वाली हैं। आज के जमाने से इसको रिलेट कर लोगे तो जैसे देखो, बहुत सिंपल, दुनिया में प्राचीनतम जो तरीका चला आ रहा है, ठीक है, एक्सचेंज का, वो क्या चला आ रहा है कि पर्सन ए ने कुछ चीज खरीदी पर्सन बी से, पर्सन बी जो है वो एक ट्रेडर है, व्यापारी है, ठीक है, और ए जो है वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो इसने बी से खरीदा, बी ने इसको सामान दिया, तो जब बी ने सामान दिया तो ए ने उसको कुछ पैसे दे दिए, मनी। तो पैसा जो है वो दुनिया में जब से शुरुआत हुई तब से लेके आज तक और आगे भी चलता रहेगा। तो भाई पैसा तो एक बहुत स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको बिजनेस करना था, ठीक है, ए को बिजनेस करना है और बी मान लीजिए यहां पे है बैंक। अब बी यहां पे बैंक है और आपको लोन चाहिए बैंक से, ठीक है। अब आप उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, नीरव मोदी और बाकी माल्या साहब जैसे, तो आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप जब बैंक से लोन लेंगे तो कुछ कोलेटरल या कुछ इस तरीके से कहोगे कि भाई देखो ऐसा है कि मुझे लोन चाहिए, मेरे पास बाकी का कुछ है नहीं, लेकिन अब मैं आपको कुछ श्योरिटीज दे सकता हूं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कल को पेमेंट नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार देखो नगद तो नहीं बचा है, मेरे पास घर है, घर ले लो, घर की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मुद्रा की जगह पर कुछ और सिंबॉलिक चीजों का कहीं ना कहीं यूज होना शुरू हो जाएगा। ये एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। अब इसको आप इस्लामिक कंटेक्स्ट में यहां पे देखोगे तो इस्लामिक कंटेक्स्ट में यहां पे जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से शुरू होने वाली हैं। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, साख एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सप्तजाह, these things were used। बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी एक अफर्मेटिव लेटर दे दिया जाता था, या मैं कह दूं एक बिल सरीखे, एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाता था जो ये शो करता था कि इनके बीच में लिखा पढ़ी हो गई है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया है कि आदान प्रदान हो गया है, पेमेंट हो गया है, ये सब बाद में हार्ड करेंसी जो है वो एक्सचेंज होती रहेगी। उसी तरीके से लेटर्स ऑफ क्रेडिट, आप मान के चलो चाहे लेटर ऑफ क्रेडिट्स को एक तरीके से कह दो कि चेक सिस्टम, ठीक है, चेक इशू करते हो ना, तो चेक सिस्टम को लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता था, ठीक है। तो मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी से कुछ खरीदा और पर्सन ए ने बी को डायरेक्ट पेमेंट ना करके, हार्ड करेंसी पे ना करके क्या कर दिया, एक ब्लैंक चेक लिख दिया, सिग्नेचर कर दे, लो भाई बैंक में लगा देना जाके,
तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सेफ तरीका हो गया ट्रांजैक्शन करने का। तो आप देख रहे हो ना, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट भी होता चला जा रहा है फाइनेंस में कहीं ना कहीं। मुजरबा, फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स विद स्लीपिंग पार्टनर्स, ये एक इनोवेटिव कंसेप्ट देखने में आया सेंट्रल इस्लामिक लैंड में। ठीक है, ये क्या होता था, मुजरबा या फॉर्मल बिजनेस अरेंजमेंट्स विद स्लीपिंग पार्टनर्स। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, अब देखो ए भी तो चलता ही रहेगा क्योंकि अलग अलग चीजें समझानी है। तो अब नाम तो याद है नहीं लोगों के उस जमाने के, तो पर्सन ए भी मान लेते हैं। अब पर्सन ए जो है ये ट्रेड करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्टिवली ट्रेड नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो अब खुद इसको व्यापार नहीं करना, खुद इसको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना। अब इसको क्या करना है, मान लो तीर्थ यात्रा पे जाना है या कुछ और भी काम करने हैं साथ में, तो ये क्या करेगा, ये अपना जो भी कोलेटरल है, कोलेटरल नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, अपनी जो कैपिटल है, अपनी जो पूंजी है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो व्यापारियों को दे देगा। कुछ व्यापारियों को, या जो ये सौदागर वगैरह व्यापारी हैं जो जा रहे हैं, जो बेसिकली बिजनेस का काम करते हैं, ठीक है, तो इनको दे देगा कि भाई ऐसा करो कि आप ये लो, आप इस कैपिटल को इन्वेस्ट करो और आप इससे ट्रेड करो और इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो आप मुझे दे देना। तो प्रॉफिट का एक क्राइटेरिया पहले से डिसाइड कर लिया जाता था कि अच्छा ठीक है, ये रेट है प्रॉफिट का, इस बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है अमूमन जब ऐसी कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट और लॉस कई बार और भी दूसरे सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे क्या होता था, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता था। तो एक व्यक्ति जो है वो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सोता हुआ पार्टनर नहीं है, यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर का मतलब है इनएक्टिव, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा एक्टिव नहीं। दो लोग अगर बिजनेस एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ए और बी दोनों मेहनत करें ना। ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति आराम से तकिया लगा के सो रहा है और दूसरा मेहनत किए जा रहा है और बाद में कह दे कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ आज, ठीक है चलो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, फायदा जो है बांट लेते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर एक पर्सन जो है ही इज नॉट एक्टिव एक्चुअली इन कमर्शियल एक्टिविटीज, जस्ट ही इज इन्वेस्टिंग द कैपिटल। तो वो अपनी पूंजी जो है वो निवेश तो कर रहा है, लेकिन वो एक्टिविटीज में, बिजनेस की एक्टिविटीज में, मार्केट में पूरी तरह सक्रिय नहीं है। तो ये एक नया कंसेप्ट था, इसे मुजरबा कहा जाता था। तो बिजनेस एग्रीमेंट्स होते थे इस तरीके के। फिर इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी। इस्लाम में ये एक बहुत अच्छी चीज है, सेंट्रल इस्लामिक लैंड में आप देख रहे थे कि धर्म किसी को पैसा कमाने से नहीं रोकता था। आप खूब बिजनेस करो, आप खूब फाइनेंशियली जो है फ्लॉरिश होइए। तो इस्लाम डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मेकिंग मनी सो लॉन्ग, जब तक कि सर्टेन प्रोहिबिशंस वर रिस्पेक्टेबल। अब कुछ तो पाबंदियां थी, तो जब तक आप उन पाबंदियों को मानेंगे, जब तक आप उन पाबंदियों में रहेंगे, तब तक आप किसी भी तरीके से पैसा कमाइए, आपको किसी भी तरीके से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब वो पाबंदियां क्या थी? फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजैक्शंस, जिन्हें राइब कहा जाता था, वर अनलॉफुल। अब इस्लाम कहता है कि जो ब्याज का धंधा है भैया, ये हराम है। ठीक है, ब्याज का धंधा ना करो। आप ट्रांजैक्शंस करिए, आप पैसे दीजिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उस पर इंटरेस्ट मत कमाइए, ब्याज मत कमाइए। दैट इज अनलॉफुल। ये जो है वो गैर कानूनी एक तरीके से। चलिए, तो जब तक लोग इन चीजों को फॉलो करते थे तब तक तो कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन अगर ये चीजें करोगे तो आप ऑब्वियस सी बात है अथॉरिटीज की नजर में आ जाओगे और डंडे पड़ेंगे फिर अथॉरिटीज की नजर में जब भी कभी आ जाओगे तो। ऑल्दो, यद्यपि देखो ऐसा है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक है ना, बदमाशी करनी है तो बदमाशी कर लेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ ऐसा लगा लेंगे कि अब यहां जो है लूप होल है, ठीक है, तो यहां से निकल लो। तो पब्लिक हर जमाने में ऐसी ही होती है, चाहे 21st सेंचुरी की हो और चाहे 7th, 8th, 10th या 12th सेंचुरी की हो। ठीक है, तो इस जमाने में भी वैसे ही लोग थे, है ना। अब वो पूर्वज ही हैं आपके, तो आपको विरासत में ऐसे ही देखे गए हैं। Although people circumvented using in ingenious ways, हियाल, यानी कुछ और बदमाशी वाले तरीके, बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई वाले तरीके जो है वो इस्तेमाल कर लेते थे और इन तरीकों से वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं फायदे कमा लेते थे, घुमा फिरा के इंटरेस्ट जो होता था कमा लेते थे। ठीक है, या मान लो जो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको ब्याज ना कह के कह देते थे यार अब देखो ऐसा है कि हमने तुमको फायदा दिला दिया, कुछ तो कमीशन बनता है हमारा, कुछ तो हमारा अधिकार बनता है, ऐसे ही क्या। तो समझ रहे हो, ये इनडायरेक्ट तरीका हो गया कि भाई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन हमारा कमीशन कुछ ना कुछ तो है। तो इस तरीके से और कई तरीके होते थे जिनकी वजह से ये
वो बीच का रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लिया जाता था। ठीक है, अब इस पूरी संस्कृति, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, कॉइन्स वगैरह हो गए, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में हमें कुछ लिटरेचर्स हैं जिन लिटरेचर से पता चलता है, बहुत सारी कहानियां हैं, मेनी टेल्स यानी कहानियां, फ्रॉम द 1001 नाइट। ठीक है, ये एक बुक है कह दो या लिटरेचर है कह दो आप, ठीक है, जहां से सोर्स आता है। सिंदबाद वगैरह की कहानियां आपने सुनी होगी, आगे अभी और लिटरेचर में जिक्र आएगा जो हम लिटरेचर सुनेंगे। ठीक है, अलिफ लैला व लैला, ये सीरियल भी आपने देखा होगा। ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको मिडीवियल इस्लामिक सोसाइटी की एक पिक्चर जो है वो शो करते हैं कि उस जमाने में मिडीवियल इस्लामिक सोसाइटीज किस तरीके से हुआ करती थी। क्योंकि इन सीरियल में जो आप देखोगे, सिंदबाद की कहानी आपने सुनी होगी, अभी हम लिटरेचर वाले वीडियो पे जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी इनका जिक्र आएगा, है ना। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब सिंदबाद समुद्री यात्राओं पे निकलता है तो वो पूरा कल्चर दिखाया गया है, पिक्चराइजेशन किया गया है सीरियल्स पे, है ना, किस तरह की करेंसी, सोने के दिनार और ये सब इस्तेमाल होते थे। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को भी जो है कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया है। तो ये पूरा जो है, ये सारी टेल्स के एविडेंसेस जो है हमें मिलते हैं, जिसमें ये सब पिक्चराइज किया हुआ है कि इकोनॉमी कैसी है, अर्बनाइजेशन कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड सेंट्रल इस्लामिक लैंड का, वो समझ आ गया होगा। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।